Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of components of the cell. हम सेल के डिफरेंट जो कंटेंट्स है, डिफरेंट जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहे थे. आज जो बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ राइबोसोम. राइबोसोम सेल का एक ऐसा कंपोनेंट होता है या ऐसा स्ट्रक्चर होता है विच इज़ नॉन मेम्ब्रेनस. इसके भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ना सिंगल ना डबल. ये नॉन मेम्ब्रेनस है. और अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं, मैं कहता हूँ दीज आर द ग्रैनुलर सब्सटेंस. ग्रैनुलर सब्सटेंस से मुराद क्या होता है? जो चीज़ दानेदार हो. यार इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं ये क्या है. राइबोसोम्स आर टीनी ग्रैनुलर सब्सटेंस. दे आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ये ऐसी साइट्स हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटीन की क्या होती है? सिंथेसिस होती है. राइबोसोम्स फ्लोट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म एंड आल्सो अटैच ऑन द सरफेस ऑफ रेड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कहते हैं जो राइबोसोम है ना, सेल के अंदर दो फॉर्म में पाया जाता है. या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है डिस्पर्स्ड मैनर में, या फिर क्या होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या हुआ है? अटैच हुआ होता है. तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है तो ये इसकी अपीयरेंस क्या है? रफ है. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ अपीयरेंस दे देता है. क्लियर. लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप बात करोगे ना क्या उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो वहाँ पे जो राइबोसोम होगा फ्रीली डिस्पर्स्ड होगा साइटोप्लाज्म के अंदर. क्लियर. राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स. इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स नहीं है, ये बात मैं पहले कर चुका हूँ. सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल. हम कहते हैं दोनों सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी. क्वेश्चन आता है डिफरेंस है कोई? हाँ, इनमें डिफरेंस होता है. जो यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है वो लार्जर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम स्मॉलर होता है. यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80s का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70s का होता है. क्लियर. ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट. अगर एक राइबोसोम के बात की जाए तो उसके 2 यूनिट होते हैं. वन इज द लार्जर सब यूनिट, अदर इज द स्मॉलर सब यूनिट. अच्छा, मैं अब एक बात बोल दूं. अभी थोड़ी देर पहले बोलते बोलते मैंने बोला था कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम 80s का, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका राइबोसोम 70s का. अब एस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग, ये यूनिट है उनका एक. एनीवेज, each ribosome consists of 2 subunits. The 2 subunits of ribosomes unite during the process of photosynthesis. वैसे ये दोनों के दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन ये यूनाइट तब करते हैं जब इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो. क्लियर. व्हेन अ राइबोसोम हैज फिनिश्ड इट्स वर्क, इट्स सबयूनिट्स गेट सेपरेटेड अगेन. जब ये क्या हो सकता है अपना काम कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों सब यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर होगी, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं है, उसमें एब्सेंट है. एक बात याद रखिएगा, मैं कुछ बोल देता हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है. ये जनरल याद रख लीजिएगा. एनीवेज, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं. वो किस बेस पे किया जाता है? उनकी अपीयरेंस की बेस पे. पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एज अ नेम इंडिकेट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ मीन जिसकी जो सरफेस होगी वो रफ होगी. अब रफ क्यों होगी? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और राइबोसोम्स हम पीछे डिस्कस करके आए हैं तो ग्रैनुलर सब्सटेंस है. तो यार जब वो सब्सटेंस ग्रैनुलर है तो क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ अपीयरेंस दे देगा. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Numerous ribosomes are attached on its surface. Rough endoplasmic reticulum serves as synthesis in protein synthesis. ये प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है. क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि इनके सरफेस ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है. क्लियर. नेक्स्ट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं, इट लैक्स राइबोसोम्स. इसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, इसी वजह से इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों कंटिन्यूअस मैनर में होते हैं, दोनों साथ साथ ही होते हैं. ऐसा नहीं होता कि उनमें कोई स्पेस आती है, डिफरेंस आता है. यहाँ पे देखें ज़रा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. क्यों? अगर गौर करो इनकी मेम्ब्रेन की सरफेस, ये ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले ब्लैक डॉट्स, ये राइबोसोम्स हैं. ये क्या है? राइबोसोम्स, जो उसको क्या कर देते हैं? रफ अपीयरेंस दे देते हैं.
अब इसकी कंटिन्यूटी में ये स्ट्रक्चर्स देख लो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनकी सरफेस के ऊपर देखो आपको ब्लैक डॉट्स नजर नहीं आ रहे हैं। ब्लैक डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन वो उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। और एक और बात याद रखिएगा, अगर इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है तो इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व नहीं है। एनीवेज इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट लैक्स राइबोसोम्स, इट इज इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे ये इसका फंक्शन है, ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर सेल, और सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या से कहते हैं जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है। दैट हैव एंटर द सेल इन मसल सेल्स, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन कंट्रैक्शन प्रोसेस, और ये मसल के कंट्रैक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वहाँ पे मैं ये बता दूँ, इसको वहाँ पे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, वहाँ पे इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल के अंदर इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्म यूज होती है उसे हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द गोल्जी एपरेटस, इसे गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह से जो भी आप नाम यूज करना चाहो। मैं 3 नाम बोल रहा हूँ, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज। इन 1898 एन इटालियन फिजिशियन से ये नहीं समझ लेना आपने कि वो फिजिक्स पढ़ने वाला, कैसे कहते हैं, फिजिशियन डॉक्टर होता है। डिस्कवर अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स इन साइटोप्लाज्म, ये सैक्स नजर आ रही होंगी, इन सैक्स को हम सिस्टर नहीं कहते हैं, ये फ्लैट होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हुई हुई हैं। दीज फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, और यही जो फ्लैटेंड सैक्स हैं इन्हें हम क्या देते हैं? सिस्टर्नी। सिंगुलर बोलूंगा तो सिस्टरना बोलूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो सिस्टर्नी बोल दूंगा, एक बार ई लगा दूंगा। अ स्टैक्ड ओवर ईच अदर एंड मेक अ स्ट्रक्चर नोन एज गोल्जी एपरेटस, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? गोल्जी एपरेटस। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स है जो एक दूसरे के ऊपर क्या है? पाइलअप है, और इसी को इसने क्या उसे कहते हैं जो लेबल किया वो सिस्टर्नी लेबल किया हुआ है। क्लियर? इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी होती है। और हाँ, ये याद रखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, ये जस्ट यूकैरियोटिक सेल में है। इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। ये बात जरा फोकस करने वाली है। कहते हैं इसका काम क्या है? कहता है वो प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी होती है ना, वो वेसिकल्स के अंदर पैक होके आती है किस तक? गोल्जी एपरेटस तक। ये देखें, ये वेसिकल्स आ रहे हैं, वेसिकल्स फ्रॉम आर मीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आते हैं, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए वेसिकल अटैच हो रहा है, ये वेसिकल अटैच हो रहा है, ये वेसिकल अटैच हो रहा है, और इस वेसिकल के अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज अ प्रोटीन, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसकी क्या होती है? मॉडिफिकेशन के बाद इन दोबारा सिस्टर्नी को ब्रेक करके ये स्पेसिफिक वेसिकल्स प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, और यहाँ से जो भी उनका काम होता है नेक्स्ट वो लिया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, वेसिकल फ्रॉम आर, इसके अंदर प्रोटीन आई है लेकिन वो इमेच्योर है, उसकी मॉडिफिकेशन होनी है। जैसे ये वेसिकल आते हैं, ये यहाँ पे जाने करके क्या बनाते हैं? सिस्टर्नी बनाते हैं। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है? यहाँ पे सिस्टर्नी ब्रेक होते हैं, दोबारा फिर वेसिकल्स बनते हैं। जब वेसिकल्स बनते हैं तो उनके अंदर जो मॉडिफाइड प्रोटीन है वो पैक कर दी जाती है, और उस प्रोटीन का जहाँ पे जो फंक्शन होता है उसको वहाँ पे डिस्पैच कर दिया जाता है। क्लियर? तो इसको हम फिर गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। These sacs are kept in a cell, और ये जो सैक्स, कौन से सैक्स? ये जो वेसिकल्स हैं जो किससे निकल रहे हैं? गोल्जी कम्प्लेक्स से निकल रहे हैं या गोल्जी एपरेटस से निकल रहे हैं। अगर इनकी सेल के अंदर जरूरत है तो उनको सेल के अंदर रख लिया जाता है, और इनको सेल से बाहर निकालने सिक्रीशन की फॉर्म में तो इनको सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। सपोज कोई हार्मोन वगैरह हो सकता है, तो सेल के अंदर कोई एंजाइम वगैरह हो सकता है, डिपेंड करता है इसने क्या काम करना है। इन 1906 Golgi scientist was awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine. क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको 3 जो क्या ऑर्गेनाइज हैं उनको जस्टिफाई कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।